इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 साइंस का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर हल करने वाले हैं। क्या हल करने वाले हैं? प्रश्न उत्तर हल करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए अभ्यास के प्रश्न। पहला है, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर ये है ना, इसी में से छांट करके हमें लिखना है। तो देखिए क है, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। लिखेंगे यहाँ पे फसल। ख है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की डैश होती है। तो मिट्टी की क्या होती है? मिट्टी की तैयारी होती है। ठीक है, तो लिखेंगे तैयारी। आगे है, ग है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर डैश लगेंगे। तो क्या? तैरने लगेंगे। ठीक है, तैरने लगेंगे। घ है, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से, ठीक है, मिट्टी से क्या? जल। ठीक है, जल चाहिए तथा पोषक चाहिए। ठीक है, जल तथा पोषक। यहाँ पे है ना पोषक है ना लिखा हुआ, जल और पोषक। ठीक है, तो जल तथा पोषक आवश्यक है। ठीक है, हो गया कंप्लीट। आगे है दूसरा नंबर, यहाँ पे कॉलम। ठीक है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। ठीक है, तो क्या बोला गया? खरीफ फसल। तो खरीफ फसल क्या है? धान एवं मक्का है ना, खरीफ फसल है। ठीक है, खरीफ फसल का खेती होता है क्या? बारिश में। ठीक है, वर्षा ऋतु में। आगे देखिए रबी फसल, तो गेहूं चना मटर क्या है? ये है रबी फसल, ठंडा में खेती होता है। ये हो गया। रासायनिक उर्वरक देखिए, तो यूरिया और सुपर फास्फेट क्या है? ये रासायनिक उर्वरक है। कार्बनिक खाद है ना, ये क्या? सराग ला के बनता है। ठीक है, क्या सराग ला का? पशु अपशिष्ट और गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष यानी पत्ता है, इस तरह से। ये है ना, ये नहीं भराएगा, ये किसी में नहीं होगा, किसी से नहीं मिलेगा। तीसरा है, निम्न के दो दो उदाहरण दीजिए। तो खरीफ फसल, यहाँ पर आप देखेंगे खरीफ फसल क्या होता है। दो दो उदाहरण, तो धान, ठीक है, एवं क्या हो जाएगा? मक्का हो जाएगा। धान एवं मक्का। रबी फसल ठंडा में होता है, तो लिख देते हैं गेहूँ। ठीक है, गेहूँ। और क्या लिख दें? गेहूँ एवं चना लिख देते हैं। ठीक है। चौथा देखिए, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखें। ये है मिट्टी तैयार करना। ठीक है, अपने शब्दों में लिखना है। इसी तरह से और भी सवाल हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ठीक है ना, 9 तक है, 10 10 भी है। तो चलिए एक एक करके सारा पढ़ लेते हैं। तो देखिए ये है मिट्टी तैयार करना, तो लिखेंगे फसल उगाने से पहले यह प्रथम चरण है। इस प्रक्रिया में प्रथम कार्य मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना है। ठीक है, तो मिट्टी तैयार करना मतलब क्या? मिट्टी जो होता है ना बहुत कठोर होता है, तो फिर उसको तैयार किया जाता है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक चली जाती हैं, जो फसल उत्पादन होता है ना उसका। पोली मिट्टी में जड़ें सरलता से शोषण कर सकती है। जो फसल लगता है ना, तो उसकी जड़ों को भी है ना हवा चाहिए। पोली मिट्टी में केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है तथा ये ह्यूमस बनाता है। ह्यूमस पोषक तत्व है, इससे फसलों का वृद्धि है ना, फसलों का जो उत्पादन है वो ज़्यादा होता है। खेतों में हल चलाकर जुताई की जाती है। इसके बाद पता है, बुआई हेतु खेत को पाटल की सहायता से समतल किया जाता है। ठीक है, पाटल की सहायता से समतल किया जाता है, और ये जानवर के द्वारा खींचा जाता है, अब तो ट्रैक्टर की सहायता से होता है। अब देखिए बुआई लिखेंगे, यह खेतों में बीज डालने की विधि है। इसके लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। ठीक है, ये बीज अधिक उपज देते हैं। बीजों की बुआई के लिए परंपरागत औजार को उपयोग में लाते हैं। ठीक है, परंपरागत औजार को। लेकिन क्या आजकल है ना, आजकल बुआई ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल से की जाती है। सीड ड्रिल से, सीड में होता है बीज, ड्रिल में होता है क्या है ना, उसमें बो देंगे मिट्टी में। इससे बीज समान दूरी और गहराई पर रहते हैं तथा मिट्टी द्वारा ढक जाते हैं। तो ये है क्या? ये बुआई है, ट्रैक्टर से करने से फायदा है। ग देखिए निराई, खेतों में फसल के साथ कई अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से उग आते हैं। ये अवांछित पौधे हैं ना, खरपतवार कहलाते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। ठीक है, खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि मकई का फसल लगाए खेत में, तो बाकी जो घास पात उग जाता है ना, ठीक है, एक्स्ट्रा, उसी को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई न करने से फसल की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कैसे प्रभाव पड़ता है? खरपतवार के होने से फसल को जल, जगह, पोषक तत्व और तथा प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता। ये कटाई में भी बाधा डालते हैं। जैसे मान लेते हैं मकई है, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे घास पात उगा हुआ है, ये खरपतवार है। तो जब फसल को देते हैं ना, जैसे मान लेते हैं कि ये फसल है, ठीक है, लंबा वाला फसल है, तो जब फसल को देते हैं, जल सिंचाई करते हैं, ठीक है, फिर पोषक तत्व देते हैं, खाद देते हैं, ये सब जो जंगली है, जंगली जो है ना, ये जो पौधे हैं खरपतवार है,
वो भी ग्रहण कर लेते हैं, जिसके कारण फसल उत्पादन है ना कम हो जाता है। ठीक है, उस फसल को मिल ही नहीं पाता जल और पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में, सूरज का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में, जिसके कारण फसल उत्पादन घट जाता है। और मान लेते हैं कि फसल को काटेंगे ना तो ये भी आ जाएगा साथ में, तो दिक्कत है ना, तो कटाई में भी बाधा डालते हैं, मिल जाएगा साथ में। अब देखिए थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है? देखिए, काटे गए फसलों से बीजों को अलग किया जाता है, इसे थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं गेहूं में, तो गेहूं काट लिए, फसल काट लिए, फिर उसका बीज अलग करते हैं, तो बीज अलग करने के है ना, फसल से काटे गए फसलों से बीज अलग अलग करने की विधि को थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसिंग का कार्य पता है, कॉम्बाइन मशीन द्वारा किया जाता है, मशीन द्वारा, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। ठीक है, कंबाइन मशीन मतलब क्या ना, हार्वेस्टर मतलब उसको फसल को काटेंगे तो हार्वेस्टर से, थ्रेसर मतलब क्या, फसल से है ना बीज को अलग करेंगे। पांचवा देखिए, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, उर्वरक और खाद में निम्नलिखित भिन्नता है। ठीक है, इधर उर्वरक इधर खाद करेंगे, बीज से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। देखिए लिखेंगे पहला, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। ठीक है, और खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। पौधा के अवशेष जैसे पत्ता है, छोटा मोटा पौधा है, या फिर मान लेते हैं कि घास पात है, ये सब। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, और खाद अन्य खेतों में बनाई जा सकती है। और उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, इन खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। चौथा अंतर देखिए, उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं, लेकिन खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से ना कम होता है। नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम, ये सब क्या होता है खाद में उर्वरक की तुलना में कम होता है। इसलिए पता है, इसलिए हमें खेतों में ना दोनों डालना चाहिए। खाद से हमें ह्यूमस मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन उर्वरक से नहीं मिलेगा। और उर्वरक से क्या, उर्वरक डालेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम दोनों मिलेगा, तो हमें है ना बैलेंस बना के चलना होता है। ठीक है, खेत में है ना, खेत की मिट्टी में उर्वरक और खाद दोनों पर्याप्त मात्रा में डालने चाहिए। छठा देखिए, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, सिंचाई किसको कहेंगे? उचित समय एवं विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। ठीक है, उचित समय पर, ताकि पौधे सूख ना जाए। और क्या बोला बोला गया था, जल संरक्षित करने का, यानी जल बचाने का सिंचाई का दो विधि बताइए। तो उत्तर लिखेंगे, जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियां। पहला है छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र में क्या होता है? तो देखिए, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि जहां जल कम मात्रा में उपलब्ध हो किया जाता है। इस विधि में पाइपों के ऊपर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं, और ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े रहते हैं। जब पंप द्वारा जल को मुख्य पाइप में भेजा जाता है, तो यह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलकर पौधों पर वर्षा के भांति छिड़काव करता है। इससे क्या होता है ना, इससे पानी का बचत होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ड्रिप तंत्र, यानी बूंद बूंद सिंचाई इसको कहते हैं। इस विधि में जल है ना बूंद बूंद करके पौधों के जड़ों पे गिरता है। ठीक है ना, पौधों के जड़ों पे डायरेक्ट जड़ को मिलता है। इस विधि का उपयोग करने से जल है ना व्यर्थ नहीं जाता है, बर्बाद नहीं होता है, क्योंकि जड़ में बूंद बूंद करके जाता है, तो एक बूंद भी बर्बाद नहीं होता। यह विधि फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने के लिए सर्वोत्तम विधि है। यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि तरबूज का है ना, जैसे मान लेते हैं तरबूज का लत्तर है, तो इसकी जड़ में पानी जाता है बूंद बूंद करके। ठीक है, तो पानी का बर्बादी ही नहीं होता, सारा पानी है ना, सारा पानी पौधे के जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। आगे देखिए सातवां, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। खरीफ ऋतु में मतलब क्या, बारिश में। ठीक है, गेहूं होता है क्या, ठंडा में। तो उत्तर लिखेंगे, गेहूं रबी की फसल है, इसे शीत ऋतु में उगाया जाता है। खरीफ की फसल जून से सितंबर तक होती है। खरीफ बरसात वाला, बरसात क्या होता है, जून के बाद से स्टार्ट हो जाता है। इस समय वर्षा काफी अधिक मात्रा में होती है। यदि गेहूं को इस समय उगाया जाए तो गेहूं के पौधे अधिक मात्रा में पानी मिलने की वजह से सड़कर खराब हो जाएंगे और फसल नष्ट हो जाएगी। इसलिए गेहूं को खरीफ ऋतु में नहीं उगाया जाएगा। ठीक है, नहीं उगाएंगे। आठवां है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद तथा उर्वरक डालते हैं। इससे किसान एक फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल उगाते हैं। खेत में अपर्याप्त खाद होने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। तो आपको तो इसके पहले ही बताया था, इसमें इसमें बताया था ना ये,
कि ये हमें है ना फसलों का ना खाद और उर्वरक दोनों पर्याप्त मात्रा में डालने चाहिए, क्योंकि खाद से क्या होगा, ह्यूमस मिलेगा, और उर्वरक से क्या, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक है, ये सब मिनरल्स मिलेंगे, जिससे क्या होगा, फसल का उत्पादन अच्छे से होगा। वही बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बोला गया है कि एक खेत में ना फसल बार बार उगाते हैं ना, ठीक है, फसल का उत्पादन बार बार करते हैं, इससे क्या होता है, पोषक तत्वों की कमी हो जाता है, वो पोषक तत्व फसल ले लेता है। तो पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, खाद और उर्वरक खेत में डालने चाहिए। ठीक है, बस यही है। नौवां है, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, खेत में फसल के साथ कुछ अवांछित पौधे उगाते हैं। अवांछित मतलब क्या, जिसको नहीं चाहते हैं, इन पौधों को खरपतवार कहते हैं। इनको हटाना आवश्यक होता है, अन्यथा ये फसल की वृद्धि में बाधा डालते हैं। आपको बता दिए हैं कि कैसे बाधा डालते हैं। ये फसलों को देते हैं ना जल, ठीक है, जल हो गया, खाद, उर्वरक, तो ये खरपतवार भी ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि 100 ग्राम दिए, 100 ग्राम दिए, इसमें से मान लेते हैं कि 40 ग्राम, 50 ग्राम अगर खरपतवार ग्रहण कर लेंगे तो बहुत कम बचेगा ना फसलों के लिए। अब क्या पूछा गया, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, हम उनका नियंत्रण निम्न प्रकार से, है ना, निम्न प्रकार कर सकते हैं। जैसे देखें, फसल उगाने से पहले खेत जोतकर इन्हें नष्ट किया जा सकता है। खेत जोतने पर ये सूखकर नष्ट हो जाता है। जैसे एक खेत है तो पहले से जो घास पात उगा हुआ है ना, तो ये क्या करते हैं, ट्रैक्टर से खेत जोत देंगे, या फिर बैल की सहायता से, हल की सहायता से। तो क्या है, ये क्या है, मिट्टी है ना, मिट्टी के साथ है ना जड़ सहित उखड़ जाता है, और फिर खेत में छोड़ दिया जाता है तो सूखकर नष्ट हो जाता है। आगे देखिए, पुष्पन एवं बीज बनने से पहले इन्हें हाथ से, खुरपी से या हैरो की सहायता से हटाया जा सकता है। ठीक है, पुष्पन एवं बीज बनने से पहले। आगे देखिए, खेतों में खरपतवार नाशी रसायनों का उपयोग करके इन पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो खरपतवार नाशी रसायन का इस्तेमाल करते हैं ना, पानी के साथ मिला के छिड़काव करते हैं। इससे क्या होता है, खरपतवार नाश, है ना, खरपतवार है ना नष्ट हो जाता है, लेकिन फसल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर ये 5 से लेके हम लोग पढ़ लिए, ठीक है ना, 9 तक पढ़ लिए। आगे देखिए 10वां, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखाचित्र तैयार हो जाए। ये सब जो बॉक्स है ना, ये क्या है, उल्टा सीधा दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, सजाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले हम लोग मिट्टी तैयार करेंगे। फर्स्ट नंबर में मिट्टी तैयार करना होगा। फिर खेतों की जुताई करेंगे तो सेकंड नंबर पे हो जाएगा। जुताई कर दिए तो उसके बाद हम क्या करेंगे, बुआई करेंगे। तीसरा नंबर आ जाएगा बुआई। बुआई कर दिए, ठीक है, तो थोड़ा छोटा छोटा पौधा निकल आया बीज से, तो फिर क्या करेंगे, खाद देंगे। चौथा में खाद हो जाएगा, खाद देना, खाद देंगे, फिर पानी भी देना पड़ेगा, सिंचाई करेंगे। ठीक है, सिंचाई करेंगे तो फसल क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तैयार हो जाएगा तो इसको क्या करेंगे, काटेंगे, तो कटाई हो जाएगा। कटाई हो जाएगा तो फिर फसल को चीनी मिल में भेज देंगे। है ना, गन्ना का फसल है ना, तो गन्ना का उपयोग हम सब तो करते नहीं है, तो उसको फैक्ट्री में भेज देंगे, चीनी मिल में, तो उससे चीनी बनेगा। तो ये हो जाएगा 7वां। ठीक है, तो हो गया। आगे देखिए 11वां प्रश्न, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। पहेली को पूरा करना है। तो देखिए यहाँ पर ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, और बाएं से दाएं की ओर, ऐसा। तो देखिए सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका है ऊपर से नीचे की ओर। तो पहला है रहट, यहाँ पे रहट हो जाएगा, रहट। ठीक है, हो गया। उसके बाद है बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना। तो पालतू पशुओं की उचित देखभाल करते हैं उसको क्या कहता है, पशुपालन कहते हैं। तो पशु पा हो गया, लन, पशुपालन। उसके बाद है फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, तीसरा में आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, खरीफ बोलते हैं, ख री और फा, खरीफ हो गया। छठा देखिए, फसल पक जाने के बाद क्या, काटना। तो छठा नंबर है, तो फसल पक जाने के बाद काटते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कटाई कहते हैं। तो हो जाएगा कटाई। ठीक है, कटाई हो गया, कटाई। आगे देखिए, पहला शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें तो क्या हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, रबी बोलते हैं। तो हो जाएगा रबी। उसके बाद है एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, चौथा नंबर है, तो उसको क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। तो फसल। रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उर्वरक कहते हैं। तो पांचवे में हो जाएगा उर्वरक, उर्वरक। उसके बाद है खरपतवार हटाने की प्रक्रिया, तो उसको क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। तो हो जाएगा निराई। ठीक है, इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।